हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी किसी लैंग्वेज यूट्यूब में। मेरा नाम दीपा रावत है और आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और आज हम पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री में जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा नए शासक एवं उनके राज्य। ठीक, तो चलिए देखते हैं और स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे भारत पर मुस्लिमों का आक्रमण। भारत पर मुस्लिमों का आक्रमण। तो भारत पर मुस्लिमों का आक्रमण कब हुआ था? ये हुआ था आपका 6वीं शताब्दी में। और जो भारत पर अरबों का आक्रमण हुआ था, ठीक है, अरबों का आक्रमण। तो अरबों का आक्रमण कब हुआ था? ये हुआ था 7वीं शताब्दी में। 7वीं शताब्दी में। और 7वीं शताब्दी में प्रोफिट मोहम्मद शाह तथा अली पैगंबर का प्रोफिट मोहम्मद शाह तथा अली पैगंबर का भारत में आगमन हुआ। ठीक है, भारत में आगमन हुआ। जब ये दोनों भारत आए तो इन्होंने भारत में इस्लाम धर्म की स्थापना की थी। ठीक है, इस्लाम धर्म की स्थापना की थी। और इन दोनों ने अरब से, ठीक है, अरब से अन्य देशों में मुस्लिमों को इस्लाम के प्रचार तथा प्रसार करने के लिए भेज दिया था। ठीक है, प्रचार तथा प्रसार करने के लिए भेज दिया था। और जो भारत पर मुस्लिमों का आक्रमण हुआ था, ठीक है, वो भी कहाँ से हुआ था? अरब से भारत पर मुस्लिमों का आक्रमण हुआ था। और जिसने आक्रमण किया था वो था मोहम्मद बिन कासिम था। और मोहम्मद बिन कासिम ने, मतलब ये जो मोहम्मद बिन कासिम था, इसने सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहला मुसलमान है जिसने भारत पर आक्रमण किया था। और इसने भारत में क्या किया? सोने के सिक्के तथा दाहिर सिक्के चलाए थे। सोने के सिक्के तथा दाहिर के सिक्के चलाए थे। और मोहम्मद बिन कासिम ने क्या किया? इसने सिंध पर आक्रमण किया और हिंदू दाहिर नाम का एक व्यक्ति को पराजित कर दिया। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम ने क्या किया? सिंध पर आक्रमण किया और हिंदू का एक व्यक्ति था, हिंद दाहिर नाम से था, उसे पराजित कर दिया। जब इसने इसे पराजित किया तो मोहम्मद बिन कासिम ने भारत में जजिया कर लगाए। ठीक है, भारत में जजिया कर लगाया। और ये प्रथम मुसलमान है जिसने भारत में जजिया कर लगाया। और जो ये जजिया कर होता है ये गैर मुसलमानों से लिया जाता है। ठीक है, गैर मुसलमानों से लिया जाता है। और जो मोहम्मद बिन कासिम था ये भारत में लगभग 2 साल रहा। और 714 ईस्वी में, ठीक है, 714 ईस्वी में ये अरब वापस चला गया था। ठीक, तो ये था भारत में मुस्लिमों का आक्रमण। सबसे पहले हमने देखा कि जो भारत में मुस्लिमों का आक्रमण हुआ था वो 6वीं शताब्दी में हुआ था। और जो अरबों का आक्रमण हुआ था वो 7वीं शताब्दी में हुआ था। और जो प्रोफिट मोहम्मद शाह तथा अली पैगंबर थे, जब भारत आए 7वीं शताब्दी में, जब भारत आए तो इन्होंने क्या किया? भारत में इस्लाम धर्म की स्थापना की थी। जब इन्होंने इस्लाम धर्म की स्थापना की तो इन्होंने अरब से, ठीक है, अरब से अन्य देशों में मुस्लिमों को भेजा इस्लाम के प्रचार तथा प्रसार करने के लिए। फिर भारत पर अरब से ही भारत पर क्या हुआ? मुस्लिमों का आक्रमण हुआ। और जो प्रथम मुसलमान था वो था मोहम्मद बिन कासिम। तो मोहम्मद बिन कासिम ने क्या किया? इसने सोने के सिक्के भी चलाए थे भारत में और सिंध पर आक्रमण किया। ठीक है, सिंध पर आक्रमण किया और हिंदू दाहिर नाम के एक व्यक्ति को वहां पे पराजित कर दिया और भारत में जजिया कर लगाया। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम ने भारत में जजिया कर लगाया। और जो जजिया कर होते हैं गैर मुसलमानों से लिया जाता है। ठीक, आगे हम हेडिंग डालेंगे कि 7वीं शताब्दी में क्या हुआ था। यदि हम 7वीं शताब्दी की बात करें तो 7वीं शताब्दी में उपमहाद्वीप से, ठीक है, उपमहाद्वीप से कई योद्धा तथा सरदार थे वो अस्तित्व में आ चुके थे। और जो यहाँ के राजा लोग होते थे वो उन्हें अपने मातहत तथा अपने सामंत के रूप में क्या करते थे? मान्यता देते थे। मातहत का अर्थ होता है अधीन। ठीक है, मातहत का अर्थ क्या होता है? अधीन होता है। तो यहाँ के राजा लोग उन्हें अपने मातहत तथा सामंतों के रूप में अधीन, मतलब स्वीकार करते थे। वो सोचते थे कि मतलब ये हमारे अधीन कार्य करे, जो हम कहे वही करे।
और जो यहाँ के राजा लोग होते थे वो उनसे उम्मीद करते थे कि हमारे लिए उपहार लाएं, ठीक है, हमारे लिए उपहार लाएं और जो हमारा दरबार है उसमें अपनी हाजिरी लगाएं और हमें सैन्य सहायता प्रदान करें। ठीक, फिर ऐसा ही उदाहरण दक्कन में जो राष्ट्रकूट थे, दक्कन में राष्ट्रकूटों का था। जो ये राष्ट्रकूट थे ये शुरुआत में चालुक्य, कर्नाटक के चालुक्य कहाँ के थे, तो ये थे आपके कर्नाटक के चालुक्य के अधीन थे। ठीक है, जो राष्ट्रकूट थे वो चालुक्य के अधीन थे और फिर चालुक्य के अधीन थे शुरू में। बाद में क्या हुआ कि 8वीं शताब्दी के बीच में क्या हुआ कि एक प्रधान दंती दुर्ग था। ठीक है, राष्ट्रकूट कौन था, एक राष्ट्रकूट था प्रधान दंती दुर्ग। जो दंती दुर्ग था तो इसने क्या किया, जो चालुक्य राजा का स्वामी था इसकी अधीनता से इनकार कर दिया। ठीक है, इसने क्या किया, जो चालुक्य राजा का स्वामी था उसकी अधीनता से इनकार कर दिया। जब इसने इनकार किया तो इसने चालुक्य को हरा दिया। ठीक है, चालुक्य को हरा दिया और एक अनुष्ठान किया। उस अनुष्ठान का नाम है हिरण्यगर्भ नामक एक अनुष्ठान किया। और जो ये अनुष्ठान होता था ये ब्राह्मणों की सहायता से संपन्न किया जाता था। ऐसा माना जाता था कि जो मतलब इस यज्ञ को करता है यदि वो किसी भी जाति का हो, क्योंकि जाति में भेदभाव किया जाता था, यदि वो शूद्र जाति हो, कोई भी जाति हो, ब्राह्मण हो, कोई भी हो, यदि वो इस यज्ञ को करता है तो उसे मतलब क्षत्रिय माना जाएगा। ठीक है, क्षत्रिय माना जाएगा क्योंकि वो क्षत्रिय न होते हुए भी उसे क्षत्रिय माना जाएगा। ठीक, ये था हिरण्यगर्भ अनुष्ठान। और आगे हम इसमें देखेंगे तो क्या होता था कि जो राजा लोग होते थे वो आपस में लड़ते थे, धन के लिए लड़ते थे। तो इसी में जो गंगा घाटी में एक नगर था, कन्नौज नगर। गंगा घाटी में कौन सा नगर था, कन्नौज नगर था। तो इस कन्नौज के लिए गुर्जर प्रतिहार राष्ट्रकूट तथा पाल वंश इस कन्नौज के लिए गुर्जर प्रतिहार राष्ट्रकूट तथा पाल वंश लड़ते रहे और ये जो लड़ाई थी ये काफ़ी साल तक चली थी। अंत में क्या हुआ कि जो गुर्जर प्रतिहार थे उन्होंने राष्ट्रकूटों तथा पाल वंशों को पराजित कर दिया और कन्नौज पर अपना अधिकार जमा दिया। ठीक, आगे हम देखेंगे जो 11वीं शताब्दी में आए थे सुल्तान महमूद गजनवी। हेडिंग डालेंगे सुल्तान महमूद गजनवी। 11वीं सदी में कौन आया था, सुल्तान महमूद गजनवी। जो ये सुल्तान महमूद गजनवी है जो इसका समय काल था, ठीक है, जो इसका समय काल था वो था 997 ईस्वी से लेकर 1030 ईस्वी तक। और इसने अपने जब मतलब ये आक्रमण करता था तो इसने जो अपना क्षेत्र था, ठीक है, इसने अपना क्षेत्र मध्य एशिया से लेकर ईरान तक पहुंचा दिया था। ठीक है, इसका क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक था, मध्य एशिया से लेकर उपमहाद्वीप का जितने भी भाग थे और ईरान तक इसने अपना विस्तार कर दिया था। और जो महमूद गजनवी था इसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। कितनी बार आक्रमण किया, 17 बार आक्रमण किया। और जो इसका जो निशान रहता था, ठीक है, इसका जो निशान रहता था वो ज़्यादातर मंदिरों मस्जिदों पर रहता था। ठीक है, मंदिरों मस्जिदों पर रहता था। इसी में जो गुजरात का सोमनाथ मंदिर है, तो गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर भी इसने आक्रमण किया था। और जो ये धन ले गया था, ठीक है, जो ये धन ले गया था मंदिरों से, इसने कुछ धन मतलब अरब में एक राजधानी पर लगा दिया था। आगे क्या हुआ कि जो सुल्तान महमूद गजनवी था इसने मतलब बहुत से राज्य जीते थे, ठीक है, बहुत से क्षेत्र इसने जीते थे। और वहाँ के उन लोगों के बारे में जानना चाहता था। फिर इसने क्या किया कि जो अल बरूनी है, कौन है, अल बरूनी, तो इसने अल बरूनी को उपमहाद्वीप का लेखा जोखा करने का काम सौंप दिया था। ठीक है, उपमहाद्वीप का लेखा जोखा करने का काम सौंप दिया था। और जो अल बरूनी ने अपनी कृति, ठीक है, अपनी कृति किताब अल हिंद लिखी थी।
कौन सी किताब लिखी थी? किताब अल हिंद लिखी थी। ठीक, तो अल बरूनी ने अपनी कृति किताब अल हिंद लिखी थी। इसी में इसने उपमहाद्वीप का लेखा जोखा किया था। ठीक, उसी समय क्या थे, उसी समय जो युद्ध करने वाले राजा थे वो चाहमान थे, और जो चाहमान थे वो आगे चौहानों के नाम से जाने जाने लगे। सबसे पहले हम देखेंगे 11वीं सदी में क्या हुआ था। 11वीं सदी में सुल्तान महमूद गजनवी आया, और ये जो इसका समय काल था 997 ईस्वी से लेकर 1030 ईस्वी तक। इसका जो क्षेत्र था मध्य एशिया से लेकर उपमहाद्वीप से लेकर ईरान तक इसका क्षेत्र फैला हुआ था, और इसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। और जो इसका निशान रहता था, ये ज़्यादातर मंदिरों पर क्या करता था, आक्रमण करता था, मंदिरों को अपने कब्जे में करता था। और जो इसने उपमहाद्वीप का लेखा जोखा करने के लिए काम किसको सौंपा, तो वो था अल बरूनी। और अल बरूनी की कृति कौन सी है? किताब अल हिंद अल बरूनी की कृति है। ठीक, आगे हम हेडिंग डालेंगे इसी समय जो चाहमान थे, ठीक है, चाहमान। तो चाहमान बाद में चौहानों के नाम से जाने लगे। ठीक है, चौहानों के नाम से जाने लगे। और जो ये चौहान था, इनका जो महत्वपूर्ण शासक था, इनका जो महान शासक था वो था पृथ्वीराज चौहान। जो पृथ्वीराज चौहान था, इसने 1192 में जो तराइन का युद्ध था, तराइन का युद्ध लड़ा। और जो ये तराइन का युद्ध था, ये पृथ्वीराज चौहान तथा मोहम्मद गोरी के बीच हुआ था। इसमें जो पृथ्वीराज चौहान है इसकी जीत हुई थी, और जो मोहम्मद गोरी है इसकी ये पराजित हुआ था। और जो पृथ्वीराज का समय है, ठीक है, ये 1167 ईस्वी से लेकर 1193 ईस्वी तक था। फिर तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ। तो तराइन के द्वितीय युद्ध में जो पृथ्वीराज चौहान और जो मोहम्मद गोरी के बीच दोबारा ये युद्ध हुआ। इसमें जो पृथ्वीराज चौहान था इसकी ये पराजय हुआ, और जो मोहम्मद गोरी था इसकी जीत हुई। इसने इसको पराजित कर दिया। ठीक है, मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज को पराजित कर दिया। ठीक, तो ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आगे हम देखेंगे जो कावेरी डेल्टा था, कावेरी डेल्टा हेडिंग डालेंगे। जो कावेरी नदी थी, जो कावेरी नदी डेल्टा बनाती थी, तो यहाँ पर मुटियार नामक का एक परिवार रहता था। ठीक है, मुटियार नामक का एक परिवार रहता था। और यहाँ पे था तंजावुर, यहाँ पे था उर्जियार। ठीक, तो जो यहाँ पे था कावेरी डेल्टा नदी बनाती थी, तो यहाँ पर मुटियार नामक एक परिवार रहता था। और जो ये मुटियार नामक परिवार रहता था, यहाँ पे जो था पल्लव की राजधानी कांचीपुरम, कहाँ थी? जो पल्लव के राजा थे ये इनके अधीन कार्य करते थे। ठीक है, जो मुटियार नामक थे वो पल्लवों के अधीन थे, और जो पल्लव की राजधानी है वो कहाँ है? कांचीपुरम। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताई थी, पल्लव की राजधानी है कांचीपुरम। फिर आगे क्या हुआ कि जो उरियार था, ठीक है, जो उरियार था इनका जो चोल वंश था, तो चोल वंश का जो परिवार था, इनका जो मुखिया था वो था विजयपाल। वो कौन था? विजयपाल था। और विजयपाल ने मुटियार नामक परिवार को अपने अधीन कर दिया, इनको हरा दिया। और उज्जियार, ठीक है, उज्जियार तथा तंजावुर में क्या कर दिया? एक तो विजयपाल ने तंजावुर शहर में, ठीक है, विजयपाल ने क्या किया? तंजावुर शहर में निशंभू देवी का मंदिर बना दिया। ठीक है, निशंभू देवी का मंदिर बना दिया था। तो आज की कहानी हमारी ये थी। ये टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है, और जो हमारा आगे टॉपिक रहेगा वो रहेगा दिल्ली के सुल्तान। तो आज की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। यदि आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।